दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें कमांडो मंसूर अहमद बट पर ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि वो एक नौ आमोज कश्मीरी कमांडो था और उसे न सिर्फ ये कि अभी इस किस्म के दलेराना कमांडो ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं था बल्कि उसकी तरबियत भी पूरे ढंग से नहीं हुई थी। मैंने और कमांडर शेरवान ने आपस में अलग होकर जब मशवरा किया तो हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि कमांडो मंसूर अहमद बट को अलग रवाना करना होगा। मंसूर अहमद बट कश्मीरी था, बड़ी रवानी से कश्मीरी और डोगरी जबान बोल लेता था। वैसे भी एक आदमी वहाँ से किसी तरफ भी निकल सकता था और मंसूर अहमद बट कश्मीरी नस्ल होने की वजह से अपने आप को कश्मीरी मेहनत कश जाहिर करके अपने आप को महफूज रख सकता था। कमांडर शेरवान और मैं इसलिए अलग अलग नहीं निकल सकते थे कि पंजाब पुलिस मेरी शक्ल से पहले ही वाकिफ थी और अब कमांडर शेरवान की सूरत से भी पहचानती थी। जब हमने कमांडो मंसूर अहमद बट से कहा कि हालात का यही तकाजा है कि वो यहाँ से अपने तौर पर जम्मू कश्मीर की तरफ फरार होने की कोशिश करे तो उसने कोई एतराज न किया। कमांडर शेरवान ने उसे ये तो न बताया कि ये फैसला उसकी कम तजुर्बाकारी की वजह से किया गया है, बल्कि उसे यही कहा गया कि 3 आदमियों का बैक वक्त एक जगह से इकट्ठे फरार होना और एक साथ रहना ज्यादा खतरे का बायस बन सकता है। दूसरा, तुम कश्मीरी हो, तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान है। मंसूर अहमद बट, तुम जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से और हिमाचल प्रदेश के सारे पहाड़ी इलाके से वाकिफ हो। एक बार तुम पंजाब से निकल गए तो तुम्हारे लिए जम्मू कश्मीर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा, जबकि हम दोनों की सूरत शक्ल से पुलिस वाकिफ है। हमें फरार के लिए बड़े जतन करने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अगर हम पकड़ लिए गए तो तुम भी हमारे साथ पकड़े जाओ। मंसूर बट बोला, कमांडो, मुझे आपने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करना मेरा फर्ज है। मैं आज रात को ही अमृतसर में अपने कश्मीरी मेहनत कश भाइयों के पास चला जाऊंगा, वो यहाँ से निकालने में मेरी मदद करेंगे। हमने अपने मुजाहिद साथी को ये स्कीम बताई तो वो कहने लगा, आपको अपने फरार के सिलसिले में जिस जिस चीज की जरूरत है वो मुझे एक कागज पर लिख कर दे दें, सारी चीजें आपको मुहैया हो जाएंगी। मैंने कागज पर सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत थी लिख कर अपने मुजाहिद के हवाले कर दी। उस जमाने में अमृतसर में एक एयरपोर्ट बन चुका था। इंडियन एयरलाइंस की अंदरूनी मुल्क की 3 परवाजें जम्मू कश्मीर को आते जाते अमृतसर रुकती थी। हमारी स्कीम इंडियन एयरलाइंस के किसी हवाई जहाज में सवार होकर श्रीनगर पहुंचने की थी। ये स्कीम खतरनाक और मुश्किल जरूर थी, मगर इसमें एक बात थी कि अगर हमारा राज नहीं खुलता तो हम घंटे 1.5 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। कमांडर शेरवान ने मेरी स्कीम की तायद भी की कि अगर खतरा हर मंसूबे में मौजूद है तो फिर ऐसा खतरा क्यों मोल न लिया जाए जिसमें सिर्फ घंटे 1.5 घंटे का ही खतरा हो। दिल्ली से श्रीनगर बरास्ता अमृतसर इंडियन एयरलाइंस के जो जहाज आते जाते थे उसमें 45 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती थी। ये ट्राइडेंट जहाज थे जिनको पंखों वाले 2 या मेरा ख्याल है 3 इंजन लगे होते थे। अपने मुजाहिद के जरिए हमने एक दिन के बाद रात के 7 बजे वाली अमृतसर श्रीनगर फ्लाइट में 2 सीटें बुक करवा ली और कंफर्म भी करवा ली। हमारे पास तैयारी करने के वास्ते पूरा एक दिन था। कमांडो मंसूर तो रात को ही वहाँ से निकल चुका था और सुबह अपने मुजाहिद ने आकर हमें बता दिया था कि कमांडो मंसूर अमृतसर में मुकीम मेहनत कश कश्मीरियों के अड्डे पर पहुंच गया है। अब हमने तैयारी शुरू कर दी। मुजाहिद को हमने जो चीजें लिख कर दी थी वो उसने हमें ला कर दे दी। वो चीजें क्या थी? ये इंडियन आर्मी की हरे रंग की 2 वर्दियां थी। एक वर्दी मेजर की थी और दूसरी वर्दी सूबेदार मेजर की। आर्मी की पुरानी इस्त्री की हुई वर्दियां और उनके ओहदों के निशान शहर के एक दुकान पर मिल जाते थे। मैंने देखा कि इंडिया के हर बड़े शहर में और खास तौर पर फौजी छावनियों वाले शहरों में ऐसी दुकानें जरूर हुआ करती थी जहाँ से फौजी वर्दियां, ओहदों के निशान वगैरह सेकंड रेट पर मिल जाते थे। मैं आज तक समझ नहीं सका कि इन वर्दियों को दुकानों पर खुलेआम फरोख्त करने की जरूरत क्या थी। बम्बई का एक लंडा बाजार जिसको चोर बाजार कहा जाता है, वहाँ तो पुरानी फौजी वर्दियां 3-4 दुकानों पर फरोख्त होती हैं। बहरहाल हमने अपनी अपनी वर्दियां पहन ली। मैंने सूबेदार मेजर की और कमांडर शेरवान ने मेजर की वर्दी पहन ली। मुश्किल ये थी कि हमारे पास ID कार्ड और पे बुक्स नहीं थी। इन चीजों का हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। हम इनके बगैर ही इंडियन एयरलाइंस के जहाज में सफर करना था। ख्याल था कि जहाज में कौन हमारी चेकिंग करेगा। हवाई अड्डों पर आम हालात में मिलिट्री पुलिस भी नहीं होती और मिलिट्री पुलिस किसी मेजर या सूबेदार मेजर को रोक कर ये कभी नहीं पूछती कि पे बुक और शनाख्ती कार्ड दिखाओ। जहाज में हमने अपने मुजाहिद के जरिए शाम की फ्लाइट में अमृतसर से श्रीनगर तक की 2 सीटें बुक कराने के बाद कंफर्म करा ली थी। एक सीट मेजर M किशोर वर्मा के नाम की और दूसरी सीट सूबेदार मेजर प्यारे लाल के नाम की। हमारी वर्दियों पर ओहदों के निशान के नीचे डोगरा राइफल्स के अल्फाज भी मौजूद थे। ऑटोमेटिक पिस्तौल पहले से ही हमारे पास थे। हमने उन्हें अपनी बेल्ट के होल्स्टर में लगा दिया। थोड़ी इंडियन करेंसी हमने आपस में बांट कर अपनी अपनी जेबों में रख ली थी क्योंकि कुछ पता नहीं था कि आगे क्या हो और कहाँ हमें इन पैसों की जरूरत पड़ जाए। सर्दियों के मौसम की वजह से तीसरे पहर 6 बजे ही शाम हो गई। हमने अपने मुजाहिद से लाइन क्लियर मांगा। वो नीचे गली में चला गया। 2 मिनट के बाद आया, कहने लगा, रास्ता साफ है, आप लोग आबादी के अकब से होकर खालसा कॉलेज की तरफ से सड़क पर निकल आए, वहाँ से आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। हमने ऐसा ही किया। मुजाहिद के मकान से निकलकर हम मंधेरी गलियों में से गुजर कर पीछे खेतों की तरफ आ गए। वहाँ से खालसा कॉलेज की तरफ चलने लगे। खालसा कॉलेज से हम बड़ी सड़क पर यानी GT रोड पर आ गए। यहाँ हम टैक्सी के इंतजार में थे मगर कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। फ्लाइट की रवानगी का टाइम भी हो रहा था। हमने एक मोटर रिक्शा लिया और 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गए। टिकट हमारी जेबों में थे। एयरपोर्ट पर कोई ज्यादा रश नहीं था। लॉबी में कुछ सिख और हिंदू सेठ और 1-2 फैमिलियां ही थी। फ्लाइट नंबर के काउंटर पर 4-5 हिंदू सिख कतार में बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के लिए खड़े थे। हम भी फौजी अंदाज में गर्दन उठाए चलते हुए ये आकर एक कतार में खड़े हो गए। काउंटर पर जो औरत कंप्यूटर के सामने खड़ी सीटों की रिजर्वेशन देखकर बोर्डिंग कार्ड इशू कर रही थी, उसने 2 फौजी अफसरों को देखा तो साथ वाले काउंटर की तरफ इशारा किया।
साथ वाला काउंटर खाली था और वहाँ भी एक लड़की खड़ी थी। ये काउंटर शायद फौजियों की सहूलत के लिए था। हम उस काउंटर पर आ गए। मैंने अपना और कमांडर शेरवान का टिकट लड़की को दिया। उसने कंप्यूटर पर टक टक शुरू कर दी। हमारे नामों के साथ सीटें रिजर्व हो चुकी थीं। उसने हमें बोर्डिंग कार्ड दे दिए। हम कार्ड लेकर डिपार्चर लाउंज की तरफ चल पड़े। कमांडर शेरवान फौजी मेजर की शान से आगे आगे चल रहा था। मैं जूनियर अफसर की हैसियत से उसके पीछे पीछे था। ये डर जरूर लगा हुआ था कि कहीं से कोई मिलिट्री पुलिस या अमृतसर पुलिस का कोई आदमी अचानक से निकल कर सामने न आ जाए और कमांडो शेरवान को और मुझे पहचान न ले। जहाँ हमने बोर्डिंग कार्ड दिखाए वहाँ डिटेक्टर रॉड से एक एहलकार ने हमारी बराए नाम चेकिंग की और आगे जाने की इजाजत दे दी। हम डिपार्चर लाउंज में आकर बैठ गए। हम खामोश थे और आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी जगह पर हम दोनों चौकस थे और नजरें बचाकर माहौल का बराबर जायजा ले रहे थे। आप ये ना समझ लें कि ये काम तो बड़ा आसान है, बाजार से फौजी वर्दी लेकर पहनी और दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर फरार होना। ऐसी बात नहीं थी। इस काम के लिए एक तो तजुर्बा चाहिए और दूसरे कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ दिल कुर्ता भी चाहिए था। कमांडर शेरवान भी एक आला तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार कश्मीरी कमांडो था और मुख्तलिफ भेस बदल कर दुश्मन के मोर्चों के पीछे जाकर कई धमाके करके दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचा चुका था। इसके अलावा हम दोनों अंग्रेजी बोल और समझ लेते थे। मुझे तो गुजराती और हिंदी जबान भी अच्छी तरह आती थी और संस्कृत के अश्लोक भी जबानी याद थे। हिंदू देवमाला का भी मैं माहिर था। फौजी रूल्स और रेगुलेशन से भी हम दोनों बखूबी वाकिफ थे। भरे हुए साइलेंसर वाले ऑटोमेटिक पिस्तौल हमारी पेटी में लगे हुए थे। हमने इस ख्याल से होल्स्टर के बटन बंद नहीं किए थे कि कुछ पता नहीं कब अचानक पिस्तौल इस्तेमाल करना पड़ जाए। लाउंज में बत्तियां रोशन थीं। हम खामोशी से बैठे थे। हमारे आसपास की सीटें खाली थीं। कमांडर शेरवान ने घड़ी देखी और कहा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फिर उसने दाएं जानिब सर घुमाकर देखा और सीधा होकर बैठ गया। आहिस्ता से कहने लगा, एक मिलिट्री पुलिस का आदमी कोने में आकर खड़ा हो गया है। अगर कोई इमरजेंसी बन गई तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू करनी होगी, मगर सबसे पहले मिलिट्री पुलिस के जवान को खत्म करना होगा। मैंने बड़े बहाने से गर्दन जरा सी मोड़ कर पीछे देखा तो जहाँ चाय का काउंटर था वहाँ एक मिलिट्री पुलिस का जवान मुस्तैद होकर खड़ा था। मुझे फिक्र थी कि कहीं मामला खराब तो नहीं हो गया, किसी ने हमारी मुखबरी तो नहीं कर दी। मैंने कमांडर शेरवान से धीमी आवाज में कहा, यहाँ चूंकि अक्सर फ्लाइटें मकबूजा कश्मीर को जाती हैं और यहाँ फौज की नकलो हरकत जारी रहती है, इसलिए ये MP का जवान ड्यूटी देने आ गया होगा। इतने में ऐलान हुआ कि श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट परवाज के लिए तैयार है। मुसाफिर कृपा करके जहाज में सवार हो जाएं। हम भी उठे और दूसरे मुसाफिरों के साथ गेट से निकलकर जहाज की तरफ बढ़े। वहाँ से थोड़े फासले पर रनवे की एक तरफ खड़ा था। उसे सीढ़ी लगी हुई थी। ये जेट जहाज नहीं था, बड़ा भी नहीं था। थोड़े मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी। जहाज की सीढ़ी के दोनों तरफ एयरपोर्ट के 2 आदमी खड़े बोर्डिंग कार्ड चेक कर रहे थे। हम सीढ़ी चढ़कर जहाज के दरवाजे पर आए तो वहाँ 2 इंडियन एयर होस्टेसेस मुसाफिरों का इस्तकबाल कर रही थी। दुबली पतली और खूबसूरत थी। दोनों ने एयर होस्टेसों की वर्दी वाली साड़ियाँ पहन रखी थी। एक एयर होस्टेस ने हमसे कार्ड का बकाया लिया। सीटों के नंबर पढ़ने के बाद हमें साथ लेकर हमारी सीटों तक आ गई। हमारी सीटें साथ साथ थी। जहाज आधा भर चुका था। अपने वक्त पर जहाज टैक्सी करता टेक ऑफ के पॉइंट पर आकर रुक गया। फिर उसके पंखे पूरी स्पीड से घूमने लगे और एक धचके से जहाज आगे बढ़ा और उसकी रफ्तार तेज से तेजतर होती गई। उसके बाद वो टेक ऑफ कर गया। मैंने खिड़की के शीशे में से नीचे देखा। अमृतसर शहर की रोशनियां दूर होती जा रही थीं। जहाज एक खास बुलंदी पर आकर अपनी खास रफ्तार पर सेट हो गया। मैंने सर खिड़की वाले शीशे के करीब लाते हुए कमांडर शेरवान से कहा, खुदा का शुक्र है। उसने धीमी आवाज में कहा, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमें चौकस रहना होगा। मैं इस बात में सर हिलाकर खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज को परवाज करते हुए बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि जहाज को एक झटका सा लगा। मुसाफिरों के रंग उड़ गए। उसके बाद चंद सेकंड बाद एक और झटका लगा। ये झटका पहले से ज्यादा शदीद था और जहाज ने एक तरफ हिचकोला भी खाया। औरतों की चीखें निकल गईं। एयर होस्टेसेस मुसाफिरों को मुतमईन रहने की तलकीन करने लगी, लेकिन जहाज को थोड़ी थोड़ी देर के बाद बराबर हल्के हल्के झटके लग रहे थे। अब मुसाफिर भी घबरा गए थे। हिंदू राम नाम का जाप करने लगे। सिखों ने गुरबानी पढ़नी शुरू कर दी थी। चंद झटकों के बाद जहाज जैसे एक तरफ को झुक गया, फिर सीधा हो गया। मुसाफिरों पर सख्त घबराहट तारी थी। मैं और कमांडर शेरवान भी कुछ घबरा गए थे कि कहीं जहाज कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। इतने में जहाज के कैप्टन की आवाज स्पीकर पर सुनाई दी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जहाज के कैप्टन ने बताया कि जहाज के 2 इंजनों में कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई है, इसलिए हमें कुछ देर के लिए मजबूरन अंबाले के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ रहा है। इस तकलीफ के लिए हम आपसे माजरत खा हैं। मैंने और कमांडर शेरवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमांडर के होंठ भिंजे हुए थे। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अंबाले में इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी छावनी थी और वहाँ एयरपोर्ट पर मिलिट्री पुलिस भी हर वक्त मौजूद रहती थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत परस्त मुजाहिदीन भारतीय गासिब फौजियों पर घात लगाकर हमले कर रहे थे और उनके असलहे से लदे हुए फौजी ट्रक और फौजियों के ठिकाने उड़ा रहे थे। इसलिए इस सारे इलाके में और खास तौर पर अंबाले और जालिंदर छावनी के इलाके में मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरगर्मियां बहुत तेज थी। हमें यह भी मालूम था कि जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी फौजी के कागजात चेक कर सकते हैं, खा फौजी अफसर कितने बड़े ओहदे वाला क्यों ना हो। ये सारी बातें हमारे जहन में थीं। मैंने कमांडर शेरवान से कहा, हम अंबाला एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। अगर एयरलाइन वालों ने दूसरे मुसाफिरों के साथ हमें भी किसी होटल में चलने के लिए कहा तो हम नहीं जाएंगे और एयरपोर्ट के ही किसी कोने में बैठ जाएंगे। कमांडो बोला, ऐसा ही करेंगे। अगरचे हमारी अगली पिछली सीटें खाली थीं, फिर भी हम धीमी आवाज में अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे।
जहाज अंबाला एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मुसाफिरों को अराइवल लाउंज में लाकर बिठा दिया गया। वहाँ बताया गया कि जहाज में कुछ ज्यादा ही खराबी पैदा हो गई है। अब ये जहाज श्रीनगर नहीं जाएगा। श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट सुबह 8 बजे दिल्ली से अंबाले पहुंचेगी और मुसाफिरों को उसमें सवार कराकर श्रीनगर पहुंचा दिया जाएगा। उसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि तमाम मुसाफिरों की रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम एयरपोर्ट के होटल में कर दिया गया है। मुसाफिरों पर बेजारी तारी हो गई। मुसाफिरों को एयरपोर्ट के होटल की तरफ ले जाया जाने लगा तो हम भी साथ हो गए। जब एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो हवाई जहाज के सरबराह ने हमारे पास आकर कहा, सर आप मेरे साथ तशरीफ ले आएं, आपके ठहरने का इंतजाम होटल के मिलिट्री विंग में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ ही रात गुजार लेंगे, क्योंकि मिलिट्री विंग के नाम से हम मोहतात हो गए थे। ऑफिसर ने कहा, सर हमें इसकी इजाजत नहीं है, कोई फौजी अफसर सिविलियन के साथ रात नहीं गुजार सकता। सर आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी का कितना ख्याल रखना पड़ता है। जब कमांडर शेरवान ने दूसरे मुसाफिरों के साथ ठहरने पर ज्यादा इसरार किया तो ऑफिसर कहने लगा, सर इसके लिए आपको मिलिट्री पुलिस के कैंप में चलकर वहाँ के फौजी अफसर से बात करनी होगी। अब मजबूरी थी, हम किसी फौजी अफसर के पास नहीं जाना चाहते थे। मैंने आंखों की आंखों में कमांडर शेरवान को इशारा करके मिलिट्री विंग की तरफ ही चलने का कहा। मेरा ख्याल था कि ये होटल टाइप के 2-4 कमरे होंगे, वहीं रात गुजार लेंगे। कमांडो ने ऑफिसर से कहा, ओके ऐसी बात है तो हम डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे, चलो हमें मिलिट्री विंग में ही ले चलो। एयरपोर्ट के होटल की इमारत के पहलू में एक बैरक सी बनी हुई थी। वहाँ खूब रोशनी हो रही थी। अहाते के इर्द गिर्द खारदार तार की बाड़ लगी थी। गेट पर छोटा सा बूथ बना हुआ था। मिलिट्री पुलिस के 2 जवान स्टेन गन्ने कांधे से लटकाए गेट की दोनों जानिब खड़े थे। गेट बंद था। ऑफिसर हमें उनके पास छोड़कर चला गया। मिलिट्री पुलिस के जवानों ने हमें देखकर जोर से सैल्यूट मारा और एक जवान ने बड़े अदब से कहा, सर आपका आईडी और पे बुक नंबर हमें रजिस्टर में दर्ज करना होगा, प्लीज अपना आईडी कार्ड और बुक दे दीजिए। उस वक्त महसूस हुआ कि हम मुसीबत में फंस गए हैं, मगर कमांडर शेरवान ने अपने हवास बरकरार रखे। वो मेजर की वर्दी में था। उसने रोब से कहा, तुम कौन होते हो हमारा आईडी कार्ड और पे बुक देखने वाले? हम इंडियन आर्मी के अफसर हैं, कोई चोर डाकू नहीं है, चलो हमें हमारा कमरा दिखाओ। मिलिट्री पुलिस ने एक बार फिर एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया और कहा, सर हमें कमांडिंग ऑफिसर साहब का ऑर्डर है कि मिलिट्री विंग में हर फौजी की आईडी कार्ड और पे बुक का इंदराज किया जाए। सर ये डिसिप्लिन का मामला है, प्लीज। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, मगर हम अपना आईडी कार्ड और पे बुक इसलिए नहीं दिखा सकते थे कि हमारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। अब मैं सामने आ गया। मैंने मिलिट्री पुलिस के सार्जेंट को छाड़ते हुए कहा, तुम कैसे जंगली आदमी हो? मेजर साहब को डिसिप्लिन की ट्रेनिंग देते हो? पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। सार्जेंट मेरे फौजी इंस्ट्रक्टरों वाली ऊंची आवाज और झाड़ से डर गया। जल्दी से सैल्यूट मारकर कहा, यस सर, ओके सर। दूसरे सार्जेंट ने फौरन गेट खोल दिया। मैं और कमांडर शेरवान बड़ी शान से अहाते में दाखिल हो गए। सामने बरामदे में भी एक फौजी सिपाही खड़ा था। वो सिपाही रंग का जवान था। उसने हमें देखकर सैल्यूट किया और चाबी लगाकर कमरा खोल दिया। कमरे में 2 पलंग बिछे थे। उसने बत्ती जला दी और कहा, सर किसी चीज की जरूरत हो तो ऑर्डर कर दें। पलंगों पर बिस्तर बिछे थे, कंबल तह किए हुए पड़े थे। 3 कुर्सियां दीवार के साथ लगी हुई थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए सिपाही से पूछा, पानी वानी सब ठीक है जवान? यस सर, गर्म पानी की टूटी अलग से है। मैंने कहा, फिक्र नहीं, अब तुम जाओ। सिपाही सलूट करके कहने लगा, खाना लाऊं सर? कमांडर शेरवान ने कहा, नहीं जवान, खाना हमने खा लिया है। सिपाही चला गया तो मैंने बरामदे में खुलने वाली खिड़की का पर्दा हटा दिया। खिड़की के शीशे में से मुझे मिलिट्री विंग का गेट नजर आ रहा था। मैंने देखा कि बाहर जो फौजी सार्जेंट पहरे पर खड़ा था और जिनको हमने डांट टपट करके अपना आईडी कार्ड और पे बुक दिखाए बगैर अंदर आ गए थे, उनमें से एक सार्जेंट तो गेट के आगे खड़ा था और दूसरा गेट के छोटे से बूथ के अंदर किसी को टेलीफोन कर रहा था। मेरी छठी हिस्स ने बेदार होकर मुझे खबरदार कर दिया। मैंने कमांडर शेरवान को वो मंजर दिखाते हुए कहा, मामला गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल ये है कि सार्जेंट अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करके अंदर आ गए हैं। अपने सीईओ को रिपोर्ट करना उसकी ड्यूटी में शामिल था। उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। फौज में डिसिप्लिन चलता है, डिसिप्लिन को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। कमांडर शेरवान बूथ की तरफ देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं, वो शायद एयरपोर्ट वालों को फोन कर रहा है। कमांडर शेरवान मामले की संगीनी को न समझ सका। उसने मुझे भी उस तरफ से बेफिक्र हो जाने की तलकीन करते हुए कहा, ये तुम्हारा वहम है, और अगर सार्जेंट अपने सीईओ को हमारे बारे में बता भी रहा है तो सीईओ मेरे मेजर रैंक की वजह से कभी हमारी आईडी कार्ड वगैरह देखने के लिए यहाँ नहीं आएगा। और कमांडो पलंग पर वर्दी समेत लेटते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें कुछ देर सो जाना चाहिए। कमांडर शेरवान ने अपनी फौजी टोपी उतार कर मेज पर रख दी। मैंने भी अपनी सूबेदार वाली कलगीदार टोपी उतार कर मेज पर रख दी। हमने खिड़की के आगे पर्दा कर दिया था। मैं बिस्तर पर लेट गया तो मेरे दिल को एक बेचैनी सी लगी हुई थी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे किसी खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि कमांडर शेरवान आंखें बंद किए पड़ा था। बाहर चारों तरफ खामोशी थी। मैं लेटा हुआ जरूर था मगर मेरी आंखें खुली थी। टेलीफोन करने वाला मिलिट्री पुलिस का सार्जेंट मेरी नींद उड़ा कर ले गया था। मैंने कमांडो से कहा, मेरा ख्याल है कि अगर हम यहाँ आने की बजाय अंबाले कैंट के किसी होटल में चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। कमांडर शेरवान आंखें उसी तरह बंद किए हुए बोला, दोस्त अब इन बातों के सोचने का वक्त नहीं, कुछ नहीं होगा। बत्ती बुझाकर तुम भी सो जाओ। सुबह की फ्लाइट में बड़े आराम से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। मैंने उठकर कमरे की बत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया था। मैंने खिड़की का पर्दा एक तरफ कर दिया। शीशों में से गेट की रोशनी का अक्स कमरे में पड़ने से कमरे की तारीक फजा बेमालूम अंदाज में रोशन सी हो गई थी। लेकिन बाहर से देखने वालों को अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक बार फिर गेट की तरफ निगाह डाली। दोनों मिलिट्री सार्जेंट गेट के आगे चाको चौबंद खड़े थे। तब मुझे भी ख्याल आया कि मैं यूं ही परेशान हो रहा हूँ। बहुत मुमकिन है कि सार्जेंट ने किसी और को फोन किया हो, अपने कमांडिंग ऑफिसर को फोन करके हमारे डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने के बारे में न बताया हो।
कमांडर शेरवान ने पहलू बदलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, फिक्र न करो, सुबह सुबह मेरी आंख खुल जाया करती है, शब बखैर। मैंने आहिस्ता से शब बखैर कहा और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली, मगर यकीन करें नींद मेरी आंखों से ऐसी गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। मैं जितना सोने की कोशिश कर रहा था, नींद उतनी ही मुझसे दूर होती जा रही थी। मुझे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई थी। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास चला गया। पर्दा हटाकर बाहर देखा तो दिल एक बार तो धक से रह गया। एक फौजी जीप गेट के अंदर दाखिल होकर एक तरफ रुक गई थी। अंदर से 2 फौजी बाहर निकले तो मिलिट्री पुलिस का सार्जेंट दौड़कर उनके पास आ गया और सैल्यूट करके दोनों भारतीय फौजियों से बातें करने लगा। जब उसने हमारे कमरे की तरफ इशारा किया तो मैंने फौरन पीछे हटकर कमांडर शेरवान को जोर से हिलाते हुए कहा, कमांडर, कोई फौजी अफसर इधर आ रहा है, शायद ये इंडियन कमांडिंग ऑफिसर है। कमांडर शेरवान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हमने टोपियां पहन ली। कमांडो बोला, दूसरी खिड़की में से बाहर निकल जाते हैं। मगर इस कमरे की दूसरी खिड़की नहीं थी, एक ही खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। मैंने पर्दा हटाकर देखा, दोनों फौजी हमारे कमरे की तरफ चले आ रहे थे। आगे आगे जो फौजी आ रहा था उसके हाथ में छोटा भेद था, वो कैप्टन रैंक का अफसर लगता था। उसके पीछे जो हरी वर्दी वाला भारतीय फौजी आ रहा था वो उसका अर्दली था। दोनों सार्जेंट दूर गेट पर ही खड़े पहरा दे रहे थे। मैंने खिड़की से हटते हुए कहा, शायद बाथरूम में कोई खिड़की हो। हम बाथरूम की तरफ दौड़े। बाथरूम की बत्ती जल रही थी। बाथरूम में एक छोटा दरवाजा था जो बंद था, अंदर से कुंडी लगी थी। मैंने कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का दिया तो वो दूसरी तरफ खुल गया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इंडियन फौजी अफसर अपने अर्दली के साथ हमारे कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगाई, बत्ती बुझाई और हम दोनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या है। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ दिखाई न दिया, फिर झाड़ियां और दरख्तों के खाके उभर आए। हम तकरीबन दौड़ते हुए दरख्तों में से गुजर गए। आगे कांटेदार तार की बाड़ आ गई। हम उसके साथ दौड़कर थोड़ी दूर गए। बाढ़ वापस गेट की तरफ जा रही थी। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया था। हमें दूर से अपने कमरे के बंद दरवाजे पर हाथ मारने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। एक दरख्त खारदार बाढ़ के ऊपर झुका हुआ था। हम उस पर चढ़े और टहनियों को पकड़कर दूसरी तरफ कूद गए। हम झाड़ियों और लंबी लंबी सूखी घास में गिरते ही उठ खड़े हुए। एक जानिब अंबाला छावनी के मकानों और बंगलों और सड़क की रोशनियां थी, दूसरी जानिब अंधेरा था। हम अंधेरे की जानिब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मैदान खत्म हो गया। एक छोटी पुख्ता सड़क को अबूर करके हम दूसरी जानिब वीरान इलाके में दाखिल हो गए। कई मील तक सांस लिए बगैर दौड़ सकते थे। हम एक दूसरे से बात किए बगैर मुसलसल दौड़ते चले जा रहे थे। हमारे ऊपर आसमान पर सितारे बुझे बुझे से लगते थे। अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के खाके सही नजर आ रहे थे। आगे एक नहर आ गई। ये काफी चौड़ी नहर थी। हम वहाँ पर जाकर रुक गए तो नहर के किनारे बैठ गए। जरा दम में दम आया तो कमांडर शेरवान कहने लगा, तुम्हारा खदशा दुरुस्त था, फिर भी हम ऐन वक्त पर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, वरना हमारा पकड़ा जाना यकीनी था। मैंने कहा, अगर बाथरूम का दरवाजा न होता तो हमारा निकलना नामुमकिन था। फिर हमें उस भारतीय फौजी अफसर को ही नहीं बल्कि किसी बहाने उसके अर्दली को भी खत्म करना पड़ता, जो हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता था। कमांडो ने पीछे देखा, कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इस तरफ हमारे पीछे आएंगे। मैंने उठते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। वो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने अर्दली के साथ उस वक्त तक दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका होगा और उन्हें यकीन हो गया होगा कि हम जाली फौजी अफसर थे और यकीनन दुश्मन मुल्क के जासूस थे। इस एतबार से यकीन करो, इस वक्त अंबाले छावनी की सारी मिलिट्री पुलिस होशियार हो चुकी होगी और हमारी तलाश में इस तरफ आ रही होगी। इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी भाग सकें हमें भाग जाना चाहिए। हमने नहर में झुककर थोड़ा सा पानी पिया और नहर के साथ साथ जुनूब की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक जगह नहर के ऊपर पुल बना हुआ था। हम पुल पार करके नहर की दूसरी तरफ आ गए। फिर नहर के किनारे से उतरकर उन रोशनियों की तरफ रुख कर लिया जो दूर से एक कतार में झिलमिला रही थी। मैंने कमांडो से कहा, शायद ये जीटी रोड की बत्तियां हैं। इस सड़क पर हमें जुनूब की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल सकेगी। कमांडर दौड़ते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें जालिंधर अमृतसर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जहाँ से अगर हम किसी तरह दिल्ली पहुंच जाएं तो हम काफी महफूज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।